टॉपिक और चलिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस विद सीरीज, जिसको मैं कहूँ दूसरे टर्म में तो रेजोनेंस टर्म होती है भाई सबसे पहले। तो एक रेजोनेंस टर्म क्या बताया कि फिर सिस्टम इज ड्राइवर, अगर कोई सिस्टम है आपके पास वो ड्राइव कर रहा है मतलब चल रहा है बाय एनी एनर्जी जो हम एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं उससे, shows whose frequency is equal to the natural frequency. Now there is a term of natural frequency. Natural frequency मतलब अब क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने अगर खुद की फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा होगा तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। तो रेजोनेंस में क्या टर्म कहा गया कि whose frequency is equal to the natural frequency of the system, कि जब कोई एक्सटर्नल एनर्जी लगा के अगर वो पार्टिकल जो भी आपके पास मतलब जो हमने बोले रखा था सोर्स, अगर वो मूव करने लग गया किस किस हिसाब से, उसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ जिससे वो पहले मूव कर रहा आ रहा था और जो हमने लगाई है उस एनर्जी में भी वही बराबर मूव कर रहा है, दैट एम्पलीट्यूड, अब उसमें क्या हो जाएगा, उसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा बिकेम लार्ज, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अकर्स रेजोनेंस, वो कहलाता है आपके पास रेजोनेंस। अभी आता है आपके पास कि सीरीज रेजोनेंस क्या होता है। अब सीरीज रेजोनेंस के मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और एक रेजिस्टेंस आपके पास दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि अब देखो एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी, अगर मैंने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी को लिखता हूँ मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी को लिखता हूँ दैट म्यू इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये लिखता हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी लो है, फ्रीक्वेंसी अगर लो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा इनटू एल, अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा लिखता हूँ दैट इज 2 पाई बाई टी, और यहां से 1 बाई टी को लिख सकता हूं दैट इज 2 पाई न्यू, ये लिख सकता हूं। तो मैंने क्या कहा कि अगर फ्रीक्वेंसी लो हुई, अगर ये आपके पास ये फ्रीक्वेंसी लो है तो इसके हिसाब से जो आपके पास ये आया है ओमेगा इनटू एल, क्योंकि इंडक्टेंस भी आपके पास क्या हो जाएगा, लो, बिकॉज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां से ये ओमेगा 2 पाई न्यू, यहां पे मैं लिख रहा हूं 2 पाई न्यू इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू जो आपके पास में जिसके साथ लिख रहा हूं ओमेगा एल, अगर ये डिक्रीज है तो ये भी क्या करेगा, डिक्रीज है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि लो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, बिल्कुल लो हो जाएगा, बट कैपेसिटिव जो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है xc इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा c, तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, वेरी हाई हो जाएगा। समझ आया नहीं आया, क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या कहा कि एज फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपके पास जो इंडक्टेंस है वो भी बढ़ेगा और कैपेसिटेंस आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब क्यों ना मैं एक ऐसा केस मान लूं कि जहां पर ये दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए, मतलब कि मैं कहूं कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों बराबर आ जाए एट एनी इंस्टेंट टाइम, एट एनी इंस्टेंट टाइम, कि अगर किसी टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंगली क्या हो जाए, अपने पास एक कंडीशन ये आ जाए कि XL जो है वो XC के बराबर आ जाए, तो मैंने क्या कहा कि एक कंडीशन, अब एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी तो दोनों मैच करने लग जाएंगे, तो अगर ये कंडीशन आ गई तो इसको दूसरी टर्म में मैं लिख रहा हूं यहां पे, दैट इज इसको मैं यहां पे XC सॉरी R की टर्म से लिख रहा हूं, एंड दिस टर्म इज नोन एज इंडक्टिव, जिसको मैं बोलूं रेजोनेंस। आपके पास इस टर्म को मैं क्या बोल रहा हूं, रेजोनेंस के टर्म में, या x की बजाय मैं कहूं यहां से जो फ्रीक्वेंसी आपके पास चेंज हो रही है आप लिख सकते हैं इसको ओमेगा r, समझ आया नहीं है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे एक टर्म और लिख सकता हूँ इसी के साथ साथ कि XL की वैल्यू तो आपके पास ओमेगा L होती है, XC की वैल्यू 1 बाई ओमेगा C होती है, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो मैंने इसको मान लिया ओमेगा R, इसको आप XR मान लो। ये R का मतलब यहाँ पे वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, किसको बता रहा है भाई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर ये कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन होते ही आपके पास मैं क्या कहूं, अब इसको लिख सकता हूं किस तरीके से कि ओमेगा आर एल जो है वो बराबर हो जाए 1 बाई ओमेगा आर सी। समझ रहे हैं ना, ये आर का मतलब क्या है कि रेजोनेंट है, कि अब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे दोनों बराबर हो गए, तो बराबर होने के बाद ओमेगा आर की वैल्यू को इधर लेके आया, तो इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अगर उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो 1 बाई एल इंटू सी हो गया। और अगर यहां से सिर्फ और सिर्फ ओमेगा आर निकालना चाहूं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है क्या, तो ओमेगा आर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1 बाई अंडर द रूट ऑफ एल सी, ये है आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।
ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 बाई अंडर द रूट ऑफ एल सी। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा की वैल्यू फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी हो तो ओमेगा मैंने बताया, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 2 पाई बाई टी, बट 1 बाई टी जो होता है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी, जिसको अभी के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको 1 बाई एफ की टर्म में मान लेता हूँ कि फ्रीक्वेंसी मान लिया मैंने, क्या है वो एफ। समझ आया? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा, ये आ गया आपके पास 2 पाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेजोनेंट, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, इज इक्वल टू, बट ओमेगा की वैल्यू तो किसके बराबर है, 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी। तो यहां से मैं अगर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसको मैं कहूं एफ आर अगर निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 1 बाई 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल सी, दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। समझ आया ना भाई? ठीक है। आगे क्या कह रहा हूं कि अगर ये मेरे को पता लग गया तो अब एक टर्म यहां से मैं क्यों ना इंपीडेंस निकालूं, कि अगर मैं कह रहा हूं कि एक्स एल और एक्स सी आपस में बराबर है, देन इंपीडेंस जो आपके पास आया था z इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था आपके पास r का स्क्वायर। अगर नहीं पता है तो आप अर्लियर वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अर्लियर वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। r स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी सारे का होल स्क्वायर का अंडर द रूट कराया था, नहीं कराया था भाई? देन यहां से इंपेडेंस z इज इक्वल टू क्या आ गया, ये बराबर कर दिया तो सिर्फ r बच गया, नहीं बच गया, अंडर द रूट हटा के, और ये अब क्या है, मिनिमम। और अगर यहां से मैं बात करूं किसकी, अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं z की, z होता है आपके पास क्या, इंपेडेंस बताया था, इंपेडेंस था E नोट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट होता है या नहीं होता है, बट z की वैल्यू किसके बराबर है, z की वैल्यू तो r के बराबर आई है या नहीं आई है ना? तो अगर यहां से मैं I नोट की वैल्यू अगर निकालूं तो I नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, I नोट की वैल्यू आ गई दैट इज E नोट बाई R। दैट मींस यहां से क्या समझ आया कि अगर ये आपके पास फ्लो है तो करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। कि अगर आपके पास जो रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने क्या निकाला, एक्सएल और एक्ससी बराबर हो गए तो मिनिमम था, अगर रेजिस्टेंस मिनिमम है तो जो करंट रहेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। समझ आया सभी को? कोई दिक्कत भाई? ठीक है। अब यहां से इसका एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ बनाते हैं, देखो ये आपके पास एक ग्राफ बना रहा हूं जो मैक्सिमम करंट के साथ है। इस तरीके से ये है आपके पास वो ग्राफ एक तरह का, कि यहां पे ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द मैक्सिमम करंट आई नो, ये आपके पास वो मैक्सिमम करंट रहेगा जहां पे मैं, अब करंट कब मैक्सिमम होगा, करंट तब मैक्सिमम होगा जब रेजिस्टेंस कम होगा। तो मैंने यहां पे वो रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लिया कि वो कितनी है बेटा, 10 ओम। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लो कब होगा, जब रेजिस्टेंस क्या होगा, तब रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगा, हाई होगा। तो ये जो टर्म है आपके पास वो मैंने क्या मान लिया, 100 ओम। अब इस टर्म में क्या समझ आया, अब इस टर्म से यहां समझ आ रहा है कि ये जो वैल्यू आपके पास प्रोवाइड कर रहा है दिस इज द मैक्सिमम, और मैक्सिमम निकालने के लिए तो आई मैक्सिमम अगर मैं कहूं या आर एम एस कहूं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा दैट इज आई नोट बाई √2, जो कि आपके पास मैक्सिमम मीन भी है और मैक्सिमम एवरेज करंट प्रोवाइड करता है। अब यहां से मैं क्या देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं कि एक तो ये आपके पास डिफरेंस आया, एक ये डिफरेंस बन रहा है, और एक आपके पास ये मीन पीक वैल्यू जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं यहां से क्या करता हूं कि ये जो टर्म है ये आपके पास है ओमेगा आर, जहां पे वो फ्रीक्वेंसी हाई कर दिया था, ये यहां पे आपके पास मान लिया ओमेगा 1, और ये आपके पास वो ओमेगा 2, एंड दिस ओमेगा आर इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास क्या कहलाती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो समझ आया नहीं है अभी? मैं कराया है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस विद सीरीज, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है वो सीरीज में होगा। ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं कि इन विच पार्ट यू फेस द प्रॉब्लम।